नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1919 और इस भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसकी हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी जो भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। यानी पृष्ठभूमि में क्या है, इसके जो पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 से पहले एक भारत सरकार सुधार अधिनियम भी हुआ था। कब हुआ था? 1909 के अंदर। यानी इससे पहले 1909 के अंदर भी एक सुधार अधिनियम हुआ था। लेकिन क्या होता है कि इस 1909 के जो भारतीय सुधार अधिनियम जो लागू हुआ था, इससे क्या होता है कि भारतीयों का जो मन है वो शांत नहीं हो सका था। यानी भारतीय इस सुधार यानी 1909 सुधार अधिनियम से असंतुष्ट थे। इस 1909 अधिनियम के तहत क्या होता है कि भारतीय प्रेस एक्ट पारित करके तो समाचार पत्रों को यानी बंद करवा दिया गया। यानी जो भी भारत के अंदर भारतीयों ने अपने जो समाचार पत्र वो प्रकाशित कर रहे थे, 1910 ईस्वी में भारतीय प्रेस एक्ट पर भी क्या कर दिया? रोक लगा दी। इस प्रकार से क्या होता है कि भारतीयों के अंदर भी असंतोष उमड़ पड़ा और आंदोलन भी करने लग गए थे। इसके बाद क्या होता है कि प्रथम जो विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो इस विश्व युद्ध के अंदर क्या होता है कि अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों आप हमारी मदद करो। अंग्रेजों ने क्या कहा था कि भारतीयों आप हमारी मदद करो। और इसके अंदर क्या होता है कि 1915 के अंदर महात्मा गांधी भी भारत आते हैं और महात्मा गांधी ने क्या किया, गांव गांव में जाकर के यानी नौजवानों को इकट्ठा किया और उनको फौज के अंदर भर्ती भी किया। इस प्रकार से महात्मा गांधी के साथ में थे बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने गांवों के अंदर जो भी नौजवान थे उनको इकट्ठा किया और फौज में भर्ती करवाया। इसी प्रकार से कहा जाता है कि यानी महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। यानी गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं 1919 अधिनियम की यानी पृष्ठभूमि वो पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से बहुत से भारतीय नौजवान थे वो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो सेना के अंदर भर्ती भी हो गए थे और भारतीयों के मन के अंदर यह आशा थी कि हमें भी स्वराज्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, भारतीयों के मन के अंदर भी यह आशा थी कि हमें स्वराज्य की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से क्या हुआ, जो भारतीय जो नौजवान थे वो अंग्रेजों का उन लोगों ने उस वक्त साथ दिया, यानी तन मन और धन से अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों की इसी आशा को पूरा नहीं किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि इंग्लैंड के अंदर जो बैठा था जो भारत का सचिव, जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेग्यू सचिव था, जो भारतीय सचिव था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू। यह कहाँ बैठता था? यह इंग्लैंड की संसद के अंदर बैठता था। और चेम्सफोर्ड था, यह था गवर्नर। कहाँ था? यह भारत के अंदर ही था। जो भारतीय सचिव था मॉन्टेग्यू, इसका जो वेतन भत्ता वो भी भारतीय यानी भारत से इसको भारतीय राजकोष से इसको मिलता था। ठीक है, यह कार्य तो करता था भारत के लिए, लेकिन कहाँ बैठता था? इंग्लैंड के अंदर बैठता था। इस प्रकार से क्या होता है कि वक्त आता है 20 अगस्त 1917। यानी 20 अगस्त 1917। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को
इस भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा कर दी। एक घोषणा में यह कहा गया कि जो भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का चरम लक्ष्य है। यानी भारत के अंदर यानी सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत के अंदर क्या है, यानी इसने घोषणा कहाँ की थी, इंग्लैंड की संसद के अंदर, यानी इंग्लैंड की संसद के अंदर यह घोषणा की थी। ठीक है, इंग्लैंड की संसद में घोषणा की कि अब क्या है, भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाए। कौन सी घोषणा की थी कि भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाए। ठीक है, भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाए। इसके बाद में जो भारतीय सचिव था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू, यह मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू यानी नवंबर 1917, ठीक है, नवंबर 1917 को यह दिल्ली आया, ठीक है, और दिल्ली आकर के यह गवर्नर जनरल जिसका नाम था चेम्सफोर्ड, यानी गवर्नर जनरल जिसका नाम था चेम्सफोर्ड, ठीक है, इस चेम्सफोर्ड के साथ ने इसने पूरे देश का दौरा किया। ठीक है, चेम्सफोर्ड के साथ यानी देश का दौरा किया, यानी भारत का दौरा किया। और इसने जो भारत की जो सेना थी उसके साथ में विचार विमर्श भी किया। और इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर भ्रमण करने के बाद में मॉन्टेग्यू ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से यानी मॉन्टेग्यू ने एक रिपोर्ट तैयार की, यानी पूरे भारत का भ्रमण किया, सेनाओं से मिले, देश के नागरिकों से मिले। इस प्रकार से इसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे क्या कहा गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया। इस प्रकार से इस रिपोर्ट को 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई 1918 को यानी प्रकाशित कर दिया गया, यानी सबके सामने इसे प्रकाशित कर दिया गया। और इस रिपोर्ट के अंदर जो 5 बातें थी मुख्य रूप से उनको पेश किया गया। ठीक है, इसमें 5 बातें दी गई। ठीक है, 5 बातें दी गई, यानी इसने क्या कहा, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने इस रिपोर्ट के अंदर इन 5 बातों को मुख्य रूप से प्रकाशित किया। ये 5 बातें कौन कौन सी थी, यानी इसके अंदर सबसे पहली बात यह लिखी गई थी कि स्थानीय संस्थाओं पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो, यानी स्थानीय
संस्थाओं पर किसका नियंत्रण हो, यानी संस्थाओं पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का, ठीक है, प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो। ठीक है, ये जो मार्लेमेंटो जो रिपोर्ट थी उसके अंदर इन 5 बातों का जिक्र किया गया था, यानी सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा, सॉरी मार्लेमेंटो ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये 5 बातों का जिक्र किया गया था। दूसरी बात कौन सी लिखी गई थी कि यानी प्रांतों को पहले की अपेक्षा अधिक शक्तियां दी जाए, यानी प्रांतों को अधिक शक्तियां दी जाए। तीसरी थी, यानी भारत सरकार की ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदारी ज्यों की त्यों बनी रहे, जिम्मेदारी ज्यों की त्यों बनी रहे। इसके बाद में चौथी बात कौन सी लिखी गई थी इसके अंदर, यानी जो भारत सरकार पर जो भारत का जो सचिव था उसका जो नियंत्रण है कुछ ढीला कर दिया जाए, यानी कुछ कम कर दिया जाए। भारत सरकार पर जो भारत का जो सचिव था, ठीक है, यानी भारत सरकार पर भारत का सचिव का नियंत्रण ढीला कर दिया जाए। ठीक है, पांचवी थी इसके अंदर, यानी सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, यानी सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, अलग प्रतिनिधित्व कर दिया जाए। ये थी वो 5 बातें जो रिपोर्ट के अंदर यानी कही गई थी। ये तो हमने पढ़ ली भारत सरकार अधिनियम 1919 का, जो पीछे का जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आता है 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, यानी 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। 1919 अधिनियम की सबसे पहली जो मुख्य विशेषता यह थी, 1 नंबर विशेषता कौन सी थी, लिखित संविधान। यानी जो 1919 का जो अधिनियम पारित किया गया था वो एक लिखित रूप में था, यानी इस अधिनियम को लागू किया गया एक लिखित रूप के अंदर। ठीक है,
और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसे निर्मित किया गया था। और इस संविधान के अंदर जो सब बातें थी उनको स्पष्ट रूप से लिखा गया था। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यह कठोर संविधान था। यह एक कठोर संविधान था 1919 का। यानी इसके अंदर कुछ बिना महत्व के जो विषयों को छोड़ करके क्या था, इसके अंदर केंद्रीय और प्रांत विधान मंडल इसमें परिवर्तन कर सकते थे। केंद्रीय और प्रांत विधान मंडल ही इसके अंदर जो परिवर्तन कर सकते थे, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। और भारत के जो विधानमंडल था, भारत का विधानमंडल केवल उन विषयों के अंदर, उन विषयों में ही परिवर्तन कर सकता था और जो ब्रिटिश संसद ने शक्ति प्रदान की थी। ठीक है, जिन्हें क्या की थी, ब्रिटिश संसद ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की थी कि आप इस प्रकार के जो कानून हैं उनके अंदर जो आप उन इस प्रकार के जो विषय हैं उनके अंदर आप परिवर्तन कर सकते हैं। और आप लोग ऐसा कोई कानून है जो नहीं बना सकते जो कि ब्रिटिश राज्य के खिलाफ हो। 1919 अधिनियम की तीसरी विशेषता यह थी कि यह एक अस्थायी संविधान था। क्या विशेषता थी? यह एक अस्थायी संविधान था। ठीक है, 1919 का संविधान क्या था? अस्थायी था। ठीक है, अस्थायी संविधान था। यानी इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर यह निश्चय किया गया था कि भविष्य में यानी सुधारों के लिए 10 वर्ष या फिर 10 वर्ष के पश्चात इसकी जो कानूनी व्यवस्था है उसको फिर से दोबारा गठित किया जा सकेगा। ठीक है, यानी इसके अंदर जो सुधार किए गए थे वो सिर्फ 10 वर्षों तक ही लागू किए गए थे इसके अंदर। चौथी विशेषता इसकी यह थी कि केंद्र व प्रांतों में, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। किसके अंतर्गत? 1919 अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का जो विभाजन है उसको कर दिया गया था। यानी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। इसके अंदर क्या था? केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसके बाद में क्या होता है कि केंद्र के पास में क्या होता है, यानी केंद्र के पास में क्या था, केंद्र के पास में कौन कौन सी शक्तियां थी? यानी केंद्र के पास सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा, विदेशी संबंध, ठीक है, विदेशी संबंध, सीमा शुल्क, देशी राज्यों के साथ में संबंध, रेलवे, डाक, मुद्रा, ठीक है, यानी मुद्रा, वित्त संबंधी जो भी कार्य थे, यानी दीवानी, फौजदारी कानून, इस प्रकार से जो भी कार्य थे वो इसके अंदर है। यानी जो रुपए पैसे से संबंधित जो आय के जो भी कार्य थे वो किसके अंडर में किए गए, यानी केंद्र को इन शक्तियों को सौंपा गया। यानी जो भी कर से संबंधित जो भी शक्तियां थी, यानी रुपए पैसे से, यानी जो भी आय के जो साधन थे वो किसको दे दिए गए? केंद्र सरकार को। इसके बाद में आता है प्रांत। प्रांतों के कौन कौन से विषय थे? प्रांतों को कौन से विषय दिए गए थे? यानी सार्वजनिक कार्य। यानी प्रांतों को कौन से विषय थे? यानी सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्य यानी ऐसे कार्य जिनसे, यानी जिनसे कोई भी किसी प्रकार से आय नहीं होती थी। ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई इनकम या कोई आय के साथ स्रोत नहीं थे, वो सारे के सारे कार्य किसे सौंपे गए? प्रांतों को। ठीक है, इसमें सार्वजनिक कार्य, इसमें भी खर्चा होता है, शिक्षा इसमें भी खर्चा होता है, जन स्वास्थ्य, ठीक है, चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, कृषि, ठीक है, इस प्रकार के जो भी कार्य थे वो किसको बांटे गए थे? वो प्रांतों को बांट दिए गए सार्वजनिक कार्य। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? स्वास्थ्य, ठीक है, चिकित्सा,
सिंचाई, ठीक है। इस प्रकार से कृषि है, जंगल है, इस प्रकार के जो भी कार्य होते थे वो सारे के सारे किसको सौंप दिए गए, वो प्रांतों को सौंप दिए गए थे।